लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना बायोलॉजी, और बायोलॉजी में से हम लोग विटामिन कर चुके थे। मैं आपको सिलेबस वगैरह डिस्कस किया था कि हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने होते हैं, और उसमें भी मैंने जूलॉजी, यानी कि जूलॉजी के अंदर भी हमें एनिमल्स के बारे में तो पढ़ना नहीं होता। किस बारे में पढ़ना होता है? ह्यूमंस के बारे में पढ़ना होता है, मानव के बारे में पढ़ना होता है। 2 मिनट बाकी की भी आ रहे हैं, तो उनकी गलती है ना, नहीं आए अभी तक। दोबारा से आपको समझाना पड़ेगा फिर। मैं नहीं समझाऊंगी दोबारा, ऐसे नहीं होता, खुद आ जाएंगे जब उनको लगेगा कि अब जरूरी है क्लास लेना। देखो, विटामिन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम थोड़ा सा अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, ताकि हमें ये आइडिया हो कि बॉडी में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, और क्या चीज़ें प्रेजेंट है उसी के साथ साथ उसका फंक्शन भी देख लेंगे। तो हमें ये आइडिया हो जाएगा कि बॉडी में क्या क्या चीज़ का क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेल से। सेल क्या होता है? अब एक बात बताओ, कोई भी चीज़ होगी, हर एक चीज़ एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। लिखो मत, पहले समझ लो। मार्कर है, मार्कर भी कोई छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। टेबल है, ये भी, बोर्ड है, वो भी, हर एक चीज़ किसी न किसी छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। बात अगर करूँ हमारी ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी भी तो किसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी होगी ना। ह्यूमन बॉडी भी किसी छोटे से छोटे तत्व से मिलकर बनी होगी। तो वो छोटा सा छोटा तत्व जिससे मिलकर के ह्यूमन बॉडी बनती है, उसी को हम लोग कहते हैं सेल, उसी को हम लोग कहते हैं कोशिका। ये पॉइंट समझ में आ गया मेरा? मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो सेल है ये होती है आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। कई बार हम इसको फंडामेंटल यूनिट भी कह देते हैं, कई बार हम इसको फंडामेंटल यूनिट भी कह देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं मूलभूत इकाई। क्या बोलते हैं? मूलभूत इकाई होती है, ये आपके सबसे छोटी इकाई होती है जिसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते। इतनी बात समझ आई? अब यहाँ से निकल कर चले, किसने पूछा हाँ भाई सेल पढ़ के आया है ना, बता सेल क्या है, क्या बताओगे? पढ़ा ही नहीं हमने। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, बोलेगा शर्म कर ले, साइंस पढ़ के आ रहा है, कुछ तो साइंटिफिक टर्म यूज कर कम से कम। तो फिर उसको बहलाने फुसलाने के लिए आप बोलोगे इट इज, क्या बोलोगे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप उसको कहोगे यह जीवन की कैसी इकाई होती है? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। यह आपके शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। ये पॉइंट समझ में आ गया मेरा? अब जो ऊपर वाला पॉइंट है और नीचे वाला पॉइंट है, दोनों सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, यानी कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, हमारे शरीर की जो संरचना है, वो किससे मिलकर बनाई गई? सेल से मिलकर बनाई गई। फंक्शनल लिखा है, फंक्शनल मतलब क्या? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन करे जाएंगे, जितने भी काम होंगे, वो किसके द्वारा किए जाएंगे? सेल के द्वारा। तो इसलिए सेल इस हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। क्लियर हुई बात? मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जब भी कोई सेल के बारे में पूछे उसको फटाफट से 3 जवाब दो। स्मॉलेस्ट, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल, स्मॉलेस्ट, फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट होती है। कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ में? चलो, अब इसके बाद में बात करती हूँ डिस्कवरी की। किसकी बात करते हैं हम लोग? डिस्कवरी की बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं खोज की। हुआ क्या था, 1665 के अंदर एक साइंटिस्ट आते हैं, नाम था उनका रॉबर्ट हुक। इन्होंने ये बोला जैसे हर एक चीज किसी न किसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनती है, वैसे ही हमारी बॉडी भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनी है, और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। नोट करना बंद करो, समझ लो क्या बोलते हैं उसको? सेल कहते हैं। तो इन्होंने सेल वर्ड की डिस्कवरी करी, इन्होंने कोशिका शब्द की खोज कर दी। मेरी बात समझ पा रहे हो? 1665 के अंदर इन्होंने ये खोज कर दी कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहेंगे, हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट को सेल कहा जाएगा। ठीक है, फिर ये देखना चाहते थे कि सेल दिखती कैसी है। अब दिखती कैसी है? 2 प्रकार की होती है, एक एनिमल, एक प्लांट।
प्लांट की देखना चाहोगे तो प्लांट के पास जाओ, एनिमल की देखना चाहते हो तो एनिमल के पास जाओ। अब ऐसे जाकर किसी ह्यूमन को तो पकड़ नहीं सकते थे, बोला तेरी सेल देखनी है, थोड़ी सी खाल दे दे, थोड़ा सा एक ऑर्गन दे दे, कोई दे देगा? नहीं देगा। तो किसके पास पहुंचते हैं? प्लांट के पास पहुंचते हैं। प्लांट भी कौन सा होता है? वो ओक नाम का एक ट्री होता है। ओक ट्री के पास जाते हैं, ओक पेड़ के पास जाते हैं, उसकी जो बार्क होती है, उसकी जो छाल होती है, उसमें से एक सेल निकालते हैं, और एक नहीं निकाल पाते, मतलब थोड़ा सा पार्ट लेते हैं और भाग करके अपने लैब में पहुंचते हैं। लैब में जाकर उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उसके बारे में एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ओहो ये तो डेड हो गई। डेड क्यों हो गई? जब भी कोई सेल लिविंग बॉडी से निकल जाएगी वो तो मर ही जाएगी। अगर आपकी बॉडी से सेल को निकाल दूँ तो क्या वह जिंदा रहेगी? नहीं रहती है, डेड हो जाती है। तो इन्होंने इसमें कैसे सेल की डिस्कवरी करी? आंसर आएगा डेड सेल की। कैसी सेल की डिस्कवरी करी? डेड सेल की, मृतक कोशिका की खोज करी। मृतक कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? आंसर आ जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। बात क्लियर हुई? डिस्कवरी के अंदर दो बातें ध्यान रखनी है। 1665 में सेल वर्ड की डिस्कवरी कर दी रॉबर्ट हुक ने, और 17th सेंचुरी में, मैं यहाँ पर कोई भी फिक्स ईयर बोल नहीं रही क्योंकि कहीं भी लिखा नहीं है, सिर्फ सेल वर्ड का फिक्स ईयर है। ये सेल कब की गई इसका कोई फिक्स ईयर नहीं है, 17th सेंचुरी है। डेड सेल की डिस्कवरी किसके द्वारा कर दी गई? ये भी रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, इनका ही कोई भाई था, वो बोला ओहो ये तो बड़ा नाम कमा गया, अब मैं क्या करूँ, मैं भी कुछ नाम कमाना चाहता हूँ, मैं भी नाम कमाना चाहता हूँ, मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं लिविंग सेल की डिस्कवरी करूँगा। अब ये अगर लिविंग सेल की डिस्कवरी करेंगे तो सेल को बॉडी से बाहर लाके तो देख नहीं सकते, कैसे देखेंगे? उस लिविंग स्पीसीज की बॉडी के अंदर ही एनालाइज किया जाएगा, यानी कि माइक्रोस्कोप के अंदर उस लिविंग स्पीसीज को ही रखा जाएगा, ये देखने के लिए कि उसकी सेल कैसी है। अब क्या लिविंग स्पीसीज को रखा होगा इन्होंने? चीक का रख दिया, पहले ही इंसानों पे एक्सपेरिमेंट कर दिया, बोला दो अपनी खाल। जब उस चीज के बारे में पता ही नहीं था तो कोई ऐसे रजामंद भी नहीं होता है देने के लिए। इसने क्या किया था? बैक्टीरिया रखा। और दूसरी बात ये भी मान लो आप, जब अपने चीक से आप निकाल दोगे तो क्या वो जिंदा रहेगी? आपकी बॉडी से आउट हुई तो डेड हो गई, बॉडी से बाहर होती डेड है ना वो। तो आप बोलोगे जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर डिस्कवरी की गई किस चीज की? लिविंग सेल की। लिविंग सेल की जो खोज की गई थी वो की गई थी बैक्टीरिया के अंदर, वो की गई थी आपके जीवाणु के अंदर। किसके द्वारा? ल्यूवेनहोक के द्वारा, एंटोनी ल्यूवेनहोक के द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई। याद रखने के लिए बहुत सिंपल, एल से लिविंग और एल से ल्यूवेनहोक। 3-4 पॉइंट लिखे हैं, समझ में आए? सबसे पहले आपसे किसी ने पूछा सेल क्या है, आप बोलोगे सेल होती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी के भी जीवित प्राणी की जो सबसे छोटी इकाई है उसी को सेल कहेंगे, उसी को कोशिका कहेंगे। दूसरा पॉइंट आता है, थोड़ा सा टर्म हमने यहाँ पर अच्छे कर दिए, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहा गया क्योंकि पूरी स्ट्रक्चर इससे बनी है, और फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा गया क्या? क्योंकि सारे फंक्शन इसी से होते हैं। ठीक, बात डिस्कवरी की करी तो डिस्कवरीज में 3 डिस्कवरी याद रखनी है। पहले आती है आपके सेल वर्ड की डिस्कवरी, ये किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब? 1665 में, 1665 में। दूसरी आ जाती है यहाँ पर डेड सेल की, ये भी किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। और लिविंग सेल की ल्यूवेनहोक के द्वारा, ल्यूवेनहोक के द्वारा। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट नोट कर लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या?
सेल वर्ड, सेल शब्द, सेल किसे कहेंगे, मतलब बॉडी के स्मॉलेस्ट पार्ट को सेल कहेंगे। इस चीज की डिस्कवरी, नामकरण इसका। हो गया नोट? हो गया? आगे बढ़ूं? हेडिंग डालो सेल थ्योरी। नाम सुना है इनका कभी? नाम ही सुना है, सेल थ्योरी। ठीक, अब क्या करें? कैमरे की लाइट है? नहीं होगी, जब यहाँ की नहीं है तो वहाँ की कैसे होगी? कोई नहीं, मैं वहाँ पढ़ा हूँ। बहुत बार होता है ऐसा। फिर मैं वहाँ पे चले जाना पड़ता है। This time for Ukraine. चलो सुन लो, अभी लिखो मत। अगर हम सेल थ्योरी की बात करते हैं, कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं, तो इससे आपके 2-3 बातों को ध्यान रखना है। अब सीधी सी बात है, थ्योरी है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर बताया गया होगा। पहले तो ये समझ लो किसके द्वारा बताया गया था। 18th सेंचुरी की बात है। एक साइंटिस्ट आते हैं, आपके 2 दोस्त थे, एक आपके जूलॉजिस्ट थे, एक आपके बॉटनिस्ट थे। जूलॉजिस्ट मतलब जो एनिमल को स्टडी करते हैं, और बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट्स को स्टडी करते हैं। एटीन्थ सेंचुरी की बात है, 2 साइंटिस्ट आए, दोनों के दोनों कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। एक का नाम था शवान और एक का नाम था स्लाइडन। पहले सुन लो एक बार, एक का नाम था शवान और एक का नाम था स्लाइडन। ये दोनों दोस्त थे। ऊपर वाले आपके जूलॉजिस्ट थे और जो स्लाइडन है ये आपके क्या थे? बॉटनिस्ट थे। दोनों ने आपस में बातचीत करी। एक दिन ऐसे चाय पे बैठे हुए थे, बोला तूने प्लांट का सेल देखा था? हाँ देखा था। कैसा था? ये चीज़ें हो रही थी। मैंने उसको थोड़ा सा डीप एनालाइज किया तो मेरे को ऐसा देखने को मिला। इन्होंने बोला मैंने एनिमल का भी देखा था, मेरे को उसमें भी यही चीज़ देखने को मिली। चलो कोई नहीं, एक थ्योरी प्रपोज कर देते हैं। इन दोनों ने मिलकर के फिर एक थ्योरी दे दी और उसी थ्योरी को इन्होंने किसका नाम दिया? सेल थ्योरी का नाम दिया। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा सेल थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज की गई? शवान और शेल्डन के द्वारा। कब की गई? 18th सेंचुरी में। और कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। इन्होंने इस थ्योरी के अंदर अपनी क्या भावनाएं प्रकट करी? इन्होंने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला। सुना है ये? ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये क्या बोल गए? क्या बोल गए? कुछ समझ में आया? ओमनी सेलुला ई सेलुला ये कहता है ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इनका कहना ये है कि जितनी भी नई कोशिकाएं बनती है, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही बनती है। नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही बनती है। नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी नई सेल फॉर्मेशन होगी वो पुरानी सेल से ही टूटकर बनेगी। कहने का मतलब है सेल में डिवीज़न होता है। ठीक है,
अब ये आप बताओ मेरे को, मैंने बोला एक सेल प्रेजेंट थी, वो टूट करके 2 में बट गई, ठीक, फिर इनमें डिवीज़न हुआ तो ये भी आपके 2 में बट गई और ये भी आपके 2 में बट गई, इनमें डिवीज़न हुआ तो ये ऐसे बढ़ती रहेगी और क्या पता कहाँ तक जाए, जैसे जैसे ये सेल बढ़ेगी वैसे वैसे आपका डेवलपमेंट होगा। बट मेन चीज़ तो ये एक सेल है ना, ये एक सेल कहाँ से आए, जहाँ से डिवीज़न शुरू हो गया। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो पहली सेल कौन सी थी जिससे पूरी की पूरी बॉडी बनकर तैयार हो गई। तो उस सेल को समझने के लिए आप यहाँ पर समझो, आपको शायद पता हो मेल बॉडी के अंदर मैं बताया है स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, शुक्राणु पाए जाते हैं, और फीमेल बॉडी के अंदर आपके ओवम पाए जाते हैं, अंडाणु पाए जाते हैं। और जब ये दोनों आपस में मर्ज होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं, और जायगोट को ही हम लोग युग्मक कहते हैं। ये युग्मनज बोल दो, छोटा है तो युग्मनज बोल देते हैं, ठीक है। आपके शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और आपको बता दें कि जो ये जायगोट होता है ये यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, यानी कि एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय का मतलब है इसमें सिर्फ सिंगल सेल होती है, इसमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है, और किसी के भी शरीर की सबसे पहली कोशिका यही होती है, ठीक है। अब इसी का जब डिवीज़न होगा तो एम्ब्रियो बन जाएगा, उसका जब डिवीज़न होगा तो बेबी का थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा, और जब इतना हो जाएगा इसका डिवीज़न कि हाँ अब बॉडी से बाहर कर दो मदर की बॉडी से, तो डिलीवर हो जाएगा। थोड़ा और डिवीज़न हो जाएगा तो आप थोड़े और बड़े हो जाओगे, और डिवीज़न हो जाएगा तो आप और बड़े हो जाओगे, और बुढ़ापे तक जाते जाते जब आपका सारा डिवीज़न रुक जाएगा तो मर जाओगे, ठीक है। यहाँ तक ये बात समझ में आई मेरी। तो सेल थ्योरी आपको सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहती है कि जो भी हमारे यहाँ पर नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है, और सेल्स का होता है डिवीज़न, नए अपने आप टूट जाएगी और नई सेल्स को यहाँ पर प्रोड्यूस कर जाएगी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। लिख भी लो, फेयर रफ कुछ नहीं है, लिख लो, याद रहेगा। फोटो तो बहुत पड़ी होगी फ़ोन में, सारी थोड़ा लिखते हो, सारे लिखते हो, भी नहीं फोटोज, तभी बोलो लिख लो। इसी का ही मतलब होता है ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये उन्होंने अपने लैंग्वेज में बोल लिया और नीचे हमने अपनी लैंग्वेज में समझ लिया। तो सबने क्लासेस ली थी वो, तो फिर आप यहाँ से पढ़ लो। क्लास ले रखी होगी तो कोई बात नहीं, फिर अगर आपको नेक्स्ट क्लास में आना होगा तो इच्छा है आपकी, अगर होगा कि हाँ कंप्लीट हो रखा है तो सेल्फ स्टडी कर लेना। अगर क्लासेस में हो रखा होगा तो फिर सेल्फ स्टडी करने का, अगर नहीं हुआ होगा तो क्लास में आ जाना। इनमें से तो किसी का नहीं हुआ था ना, क्लासेस नहीं लिया आपने तो बायो की। ऐसा कुछ नहीं होता। तो सेल आपका वैसे कंप्लीट है? कंप्लीट नहीं हुआ था, बता रहे हैं। अगर कंप्लीट भी होगा तो कुछ याद नहीं है, कुछ याद ही नहीं है तो सिचुएशन है वो दोनों। चलो कोई बात नहीं, मैं स्टार्टिंग से करा देती हूँ। यस मैम, आप अपने तरीके से। चलो हुआ यहाँ तक रफ? नोट कर दूँ? रफ कर दूँ? नोट हो गया, रफ कर दूँ।
निकल जाती है, इंसान ही हूँ। कर दो रफ। चलो अब मैं यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन लिखवाती हूँ, फटाफट से वो 5 क्वेश्चन लिखने शुरू करो। इसी से रिलेटेड आपके 4-5 क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, स्टडी ऑफ सेल। देखो बातें मत करो, स्टडी ऑफ सेल क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल्स को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। लिख लिया? अब हम बात करेंगे कि जितने भी आपकी लिविंग स्पीसीज होती है उन लिविंग स्पीसीज में लार्जेस्ट सेल कौन सी है और स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है। और लिविंग स्पीसीज में ध्यान रखना हमारे साथ साथ बाकी और जीव भी आते हैं, ठीक? तो लिखो, लार्जेस्ट सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लार्जेस्ट सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित प्राणी हैं उसमें सबसे बड़ी कोशिका, जीवित प्राणी की सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बताओ किसकी होती है? ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। ऑस्ट्रिच एग सेल, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा था जाइगोट के बारे में, वो ओवम और स्पर्म से बना था। जो ओवम होता है वो तो एग है, तो कोई भी एग होगा वो सिंगल सेलुलर माना जाता है। और आपको पता है ऑस्ट्रिच का एग काफ़ी बड़ा होता है, तो सबसे बड़ी सेल भी कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग सेल, ठीक है? लिखो नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणी की सबसे छोटी कोशिका। जीवित प्राणी की सबसे छोटी कोशिका किसकी होती होगी? पीपीएलओ। पीपीएलओ मतलब होता है निमोना लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसे जीव जो छोटे छोटे होते हैं। जो छोटे छोटे जीव होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिनको हम देख नहीं पाते, उनको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल देते हैं? पीपीएलओ बोल देते हैं, प्लूरो निमोना लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? अब इनके अंदर भी आपका किसके अंदर? इनके में भी अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो बहुत सारे होते हैं, तो उसमें से भी बैक्टीरिया सबसे छोटा होता है। बैक्टीरिया की जो सेल है वो सबसे छोटी होती है। जीवाणु की जो कोशिका है वो सबसे छोटी होती है। और कौन से बैक्टीरिया की? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की। कौन से बैक्टीरिया की? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की जो सेल है वो सबसे छोटी पाई जाती है। डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पर, यहाँ पर बैक्टीरिया का नाम देकर पूछता है या पीपीएलओ देकर पूछता है। पीपीएलओ के अंदर आपके वो सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो निमोना लाइक होते हैं या जो छोटे छोटे होते हैं, जिनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। वो छोटे छोटे हैं तो उनकी सेल भी छोटी होगी, बट फिर भी वो स्पेसिफिक करके पूछेगी उनमें भी कौन सा, तो बैक्टीरिया होता है। और बैक्टीरिया भी कौन सा? माइकोप्लाज्मा नाम का बैक्टीरिया, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हम बात करेंगे अब ह्यूमंस की। आप एग्जाम देके आते हो, क्या कभी ऐसा पूछते हैं कि कुत्ते के अंदर सबसे छोटी सेल, बिल्ली के अंदर सबसे बड़ी सेल? इतने सारे जीव जंतु है, किस किस के जानोगे? किसके बारे में जानना है? इंसान, अपने बारे में जानना है। लिखो, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम सेल। ओवम अभी पढ़ाया था ना, ओवम सेल, अंडाणु। जो ओवम होते हैं ये लार्जेस्ट है। नेक्स्ट लिखो, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, स्पर्म सेल, शुक्राणु। स्पर्म सेल, शुक्राणु। लिख लिए चारों? उसके बाद लास्ट क्वेश्चन लिखो, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, शुक्राणु। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, देखो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में पहले तो कंफ्यूज नहीं होना। लार्जेस्ट मतलब जब हम ओवरऑल साइज देखेंगे, और लॉन्गेस्ट मतलब जब हम उसकी सिर्फ और सिर्फ लंबाई देखेंगे। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी जो सेल होती है वो होते हैं न्यूरॉन। लिखो, न्यूरॉन। न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन को कई बार नर्व सेल भी बोल देते हैं, यानी कि जो आपके दिमाग में पाई जाती है, दिमाग की कोशिका।
लिख लिए 4-5 क्वेश्चन। स्टडी ऑफ सेल किसे कहते हैं? साइटोलॉजी को। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। और लार्जेस्ट सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? ऑस्ट्रिच एग सेल। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी? स्पर्म सेल। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी? ओवम सेल। और लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी? न्यूरॉन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने अपने जो सेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ना शुरू करेंगे। उसके अंदर क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको देखेंगे और उनका क्या क्या फंक्शन होता है उनको देखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? सेल किसे कहते हैं? जो आपकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट हुक ने करी। कौन सी सेल की? डेड सेल की। और लिविंग सेल की? लीवेंहोप ने। सेल थ्योरी किसने दी? शवान और श्लाइडन ने। क्या कहती है? जितनी भी नई सेल्स बनेगी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो अब हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कोशिका की संरचना। जैसे ही मैं आपको बोलूं कि आओ फटाफट आओ सेल बनाओ, बनाओगे? नहीं बनाओगे। पहली बात तो ये कि जब भी आपको कोई बोल दे ना सेल बनाना है तो उसको बोल दो देखो एग्जैक्ट तो हम बना नहीं पाएंगे क्योंकि सेल की कोई फिक्स शेप होती नहीं है, थोड़ी बहुत वेरिएशन होते रहते हैं। तो आप आकर के 2 सर्कल बना देना, ये 2 गोले खींच देना आकर, वो अपने आप समझ लेगा आपने सेल बनाई है। ठीक है? तो जो आपकी सेल की सबसे बाहरी परत होती है, किसी भी सेल की, लिखना बंद करो, किसी भी सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। उसको कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक। उसके बाद सेंटर में जो ये ठोस सा पार्टिकल दिखता है, सेंटर में जो ये सॉलिड स्फीयर दिखता है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसको कहा जाता है केंद्रक। ये आपका केमिस्ट्री वाला न्यूक्लियस नहीं है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ये आपका बायो वाला न्यूक्लियस है जिसमें डीएनए मटेरियल पाया जाता है। ठीक है? दोनों को अलग अलग रखना। जो आपके न्यूक्लियस की ये मेम्ब्रेन होती है, अब इसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ भरा होगा ना न्यूक्लियस के भी, तो जो इसकी मेम्ब्रेन होती है इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आणविक झिल्ली। यहां तक कोई दिक्कत आपको? आउटर मोस्ट कवरिंग क्या कहलाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेंटर में सॉलिड स्फीयर क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब बस बात इतनी बची कि ये पूरा का पूरा एरिया बच गया जिसमें पता नहीं क्या क्या पाया जाता होगा। इस पूरे के पूरे पार्ट को कह देते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोल देते हैं? पूरे के पूरे पार्ट को साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य के अंदर आपके 7 मटेरियल पाए जाते हैं। वो 7 कौन कौन से हैं वो तो बाद में जानेंगे। अभी हमने देखा सिर्फ 4 चीजें पढ़ेंगे सेल के स्ट्रक्चर में। आउटर मोस्ट कवरिंग जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, सेंटर में सॉलिड स्फीयर जिसको न्यूक्लियस कहेंगे, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, और इन दोनों के बीच का पार्ट जिसको साइटोप्लाज्म कहेंगे, कोशिका द्रव्य कहेंगे। ठीक, पहले इन चारों के फंक्शन समझते हैं फिर साइटोप्लाज्म को पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? नोट डाउन कर लो। हो गया नोट? हेडिंग डाल लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में एक पॉइंट तो मैं बता ही चुकी। क्या लोकेशन है इसकी? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल।
इट इज आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। इट इज आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। सेकेंड पॉइंट लिखो, इट इज ऑल्सो नॉन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है एक ऐसी मेम्ब्रेन जो आधी परमिशन दे। देखो, सेमी मतलब आधी, परमिएबल मतलब परमिशन। एक ऐसी मेम्ब्रेन, ऐसी झिल्ली जो आपको आधी परमिशन देती है। किसको आधी परमिशन देती है? सेल को। सेल में पाई जाती है तो सेल को ही आधी परमिशन देगी। किस चीज़ की परमिशन? अंदर आने की और बाहर जाने की। क्योंकि बाहर की है तो यही करेगी कि अंदर कोई आए बाहर कोई जाए, तो इसकी परमिशन से ही जाएगा। तो आधी चीज़ों को परमिशन मिलती है, आधी को नहीं मिल पाती। डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है फ़ायदे पे। अपने घर के अंदर इंसानों को बुलाओगे तो आप पे डिपेंड करता है ना, जिनसे फ़ायदा है वे अंदर आ जाओ। ये घर में पड़ा रहता है, किसी काम का नहीं है, इसको भगाओ, चलो कोचिंग के बहाने भगाओ, 3 घंटे तो भगाओ। तो वही चीज़ है जिसमें इसको फ़ायदा दिखेगा, उसी अकॉर्डिंग ये काम करेगी। फंक्शन की बात करें तो आप अपनी स्किन के बारे में सोचकर थोड़ा देखो। स्किन क्या है? शरीर के सबसे ऊपर की तरफ पाई जाती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। क्या काम करती है? प्रोटेक्ट करती है। आपके अंदर वाले पार्ट बाहर निकल कर भाग जाएंगे, अगर स्किन मसल्स ना हो तो भाग जाएंगे ना, तो उनको अंदर के अंदर रहने देती है, और बाहर की कोई भी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर ना चली जाए उससे प्रोटेक्ट करती है। तो एक तरीके से क्या करती है? सेपरेशन करती है। किस चीज़ का? एनवायरनमेंट का और आपकी बॉडी का। वैसे ही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेपरेट कर देती है आपकी बॉडी के एनवायरनमेंट से। किसको? साइटोप्लाज्म को। क्योंकि साइटोप्लाज्म में अभी बताया ना 7 चीज़ें होती है, कुछ कुछ पाया जाता है, तो वो कुछ कुछ बाहर निकल कर ना चला जाए और बाहर बॉडी से कोई चीज़ सेल के अंदर ना चली जाए, इसी चीज़ को सेपरेट करने का काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अच्छा, आपने स्किन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कह सकते हो? नहीं कह सकते। आपको प्यास लगी हो, मैं बोतल 2 किलो पानी पियो और बोल दूं मुंह से पानी नहीं पियोगे, हाथों से पानी पियो, मुंह नहीं खुलना चाहिए पानी पीते टाइम, पी लोगे? प्यास लगी होगी, अगर स्किन पे पानी डालोगे तो पानी अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। बट पसीना आता है, वो तो यहीं से आता है, तो वो भी तो पानी जैसे सही होता है। जब पसीना आ सकता है, पानी जा क्यों नहीं सकता? नहीं जा सकता। प्यास नहीं बुझा सकते। इसको भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी तो अपना फ़ायदा देख रही है। अगर बाहर से इसे कुछ लेना होगा, ऑक्सीजन भी तो कई बार यहाँ से ले लेते हो आप, बॉडी में ऑक्सीजन यहाँ से भी तो जाती है, हालांकि बहुत स्मॉल अमाउंट जाता है, पर जाता तो है ही एयर। अब एक बात बताओ, जब यहाँ से पानी आ सकता है तो जा भी सकता है, बट स्किन क्या बोलेगी? मैं इसको परमिशन ही नहीं दूंगी अंदर आने की। क्यों परमिशन नहीं दूंगी? जब इसने प्यास बुझाने के लिए इसको मुंह दे रखा है तो मुंह से पानी क्यों नहीं पी रहा? मेरा काम थोड़ा ना है। बट उसको पता है बॉडी के अंदर अगर पसीना रहेगा, बॉडी के अंदर अगर वेस्ट रहेगा तो शरीर खराब हो सकता है। इसलिए जितना हो सके वेस्ट को बाहर निकाल दो, और वेस्ट को बाहर आने की परमिशन दे देती है। तो स्किन भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। हर वो मेम्ब्रेन जो आधी चीज़ों को परमिशन दे दे उसी को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कह देंगे। अब यहाँ पर आधी चीज़ों को, हम जैसे अगर स्विमिंग पूल में जाते हैं तो हमारे हाथ फूलते हैं, तो वो उस केस में क्या होता है? किस चीज़ में? जैसे स्विमिंग पूल में जाते हैं तो हमारे हाथ पे वो सलवटें आ जाती हैं। तो आप जब आप वाटर के अंदर ज़्यादा रहते हो तो बॉडी के अंदर आपकी ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, उस वजह से थोड़ा वो आ जाते हैं, निशान टाइप में बन जाते हैं, इस वजह से होता है। एंटर नहीं करते, मतलब पानी अंदर नहीं जाता है वहाँ से भी। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया। अब लिखो फंक्शन। फंक्शन लिखेंगे, इट सेपरेट द component of cytoplasm with environment. यह कोशिका द्रव्य के पदार्थों को किससे अलग करता है? एनवायरनमेंट, वातावरण से अलग करता है। यह कोशिका द्रव्य के पदार्थों को पर्यावरण से या वातावरण से अलग कर देता है। समझ में आ गई बात? फंक्शन समझ में आ गया?
कोई दिक्कत नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में 3 चीज़ें ध्यान रखेंगे। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है, और फंक्शन होता है साइटोप्लाज्म की चीज़ों को बाहर वाली चीज़ों से बचा के रखना, उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब सेकंड नंबर पर हेडिंग डालो आप लोग, सेल वॉल। सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अभी आप बोलोगे, अभी आप समझा रहे थे कि हम पहले इन 4 चीज़ों को पढ़ेंगे तब किसी और चीज़ पर जाएंगे, बट वहाँ पर तो कहीं भी सेल वॉल था ही नहीं। वहाँ पर सेल वॉल इसलिए नहीं था क्योंकि मैं वहाँ पर वही चीज़ें बनाई थी जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में कंबाइन पाई जाती है। बट जो सेल वॉल होती है ये एनिमल्स के अंदर नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पॉइंट इसका लिख रही हूँ, वो है PPAA। PP मतलब प्रेजेंट इन प्लांट सेल, पादप कोशिका में उपस्थित होती है, और AA मतलब एब्सेंट इन एनिमल सेल, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। जो हमारी फेस की स्किन होती है और बॉडी की स्किन होती है, इसमें ये सेंसिटिव होती है और ये कम सेंसिटिव होती है, ऐसा क्यों? वो सेल्स पे डिपेंड करता है ना, आपको आपके शरीर को पहले से ही पता है कहाँ की चीज़ों को कैसा बनाना है। अब जब आप मुंह से भी उतना काम करने लग जाओ जितना हाथों से करते हो, जितना चीज़ें आपके हाथ सहते हैं उतना मुंह सहने लग जाए तो वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सह के तो सीखते हैं, मुंह का ज़्यादा काम तो होता नहीं है तो वहाँ की स्किन सेंसिटिव रह जाती है। हाथों का जितना यूज़ करते हो उतने कठोर हो जाते हैं, काम नहीं करोगे तो कोमल हो जाते हैं। तो वो तो काम करने पर डिपेंड करता है ना, सेल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और स्किन में सिर्फ सेल्स थोड़ा ना, और भी तो चीज़ें होती है, विटामिन्स भी होते हैं, आपके मिनरल्स भी होते हैं, उनसे भी फर्क पड़ता है। एब्सेंट होती है एनिमल सेल में और प्रेजेंट होती है आपके प्लांट सेल में। ठीक, दूसरी बात यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो आपकी सेल वॉल होती है ये किस चीज़ की बनी होती है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है? क्या होता है सेलुलोज? कार्बोनिक कंपाउंड होते हैं। पूछेगा कोई सेलुलोज क्या है तो क्या बताओगे? कार्बोनिक कंपाउंड ही बताओगे। बट आपने कहीं देखा है इनको, सेलुलोज को? सेलुलोज को कहीं अपनी आंखों से देखा है? नहीं देखा। जो पेड़ वगैरह होते हैं, कभी पत्ती वगैरह तोड़ते हो तो व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलता है, तो जो व्हाइट कलर का फ्लूइड है वही सेलुलोज होता है। ठीक है, बट कई बार व्हाइट ना निकल करके ट्रांसपेरेंट निकल जाता है, वो स्टार्च होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ तक बात समझ में आई? सेल वॉल के बारे में अभी दो ही, व्हाइट कलर का सेलुलोज होते हैं, ट्रांसपेरेंट स्टार्च होता है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है सिर्फ प्लांट्स में, एनिमल्स में ये नहीं पाई जाती। किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की। बात करते हैं फंक्शन की, काम की बात करेंगे। अब इनका काम क्या होता है, कुछ आइडिया है? और ये भी देख लेना कहाँ पर पाई जाती है। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, इसे कहते हैं सेल वॉल। प्रोटेक्शन, ठीक है। इंसानों को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है जो इंसानों में नहीं पाई जाती। इंसानों में तो प्रोटेक्शन चाहिए, वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कर रही थी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके एनिमल्स में होती है, प्लांट्स में भी होती है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना कि वो प्लांट्स में नहीं पाई जाती, दोनों में होती है। बट प्लांट्स में एक और लेयर आ जाती है ऊपर से, वो होती है सेल वॉल, वो होती है कोशिका भित्ति। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आज घर से निकल कर चले कि कोचिंग लेने जा रहा हूँ और पीछे पीछे 4 पेड़ भागते हुए आ रहे हैं, बोला अकेला कहाँ जा रहा है, हम भी जाएंगे? पेड़ मूव करते हैं? नहीं करते, एक जगह रिजिड रहते हैं, कठोर रहते हैं। और कैसी भी सिचुएशन हो, ज़्यादा तूफान आ जाए, हवा तेज चल जाए, धूप ज़्यादा हो जाए, पानी ज़्यादा पड़ जाए, हर सिचुएशन में खड़े रहते हैं बेचारे। होते तो लिविंग ही है ना। हर चीज़ सहने की जो क्षमता प्रदान करता है वो कौन करता है? सेल वॉल करती है। सेल वॉल क्या करती है? इसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने से क्या होगा? ये रिजिड रहेगा, स्टेबल रहेगा और हर परिस्थिति से जो विपरीत परिस्थिति होगी उनको भी झेल जाएगा। समझ में आई? तो यहाँ लिख देती हूँ, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ It provides structural strength to plants.
यह पौधों को संरचनात्मक ताकत प्रदान करते हैं। सेल वॉल के बारे में भी 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट तो ये कहाँ पर पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर की तरफ। इसको कहाँ कहाँ पर होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज की। और काम क्या होता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मिलने से होगा ये कि आपके प्लांट्स हर स्थिति को सह लेंगे, कठोर रहेंगे, रिजिड रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब थर्ड नंबर पर लिखो न्यूक्लियस। रफ कर दो इसको। न्यूक्लियस, कुछ ख्याल है इन भाई साहब के बारे में आपका? क्या ब्रेन ऑफ द सेल होता है। और और जितने भी फंक्शंस वगैरह होते हैं वो उसकी परमिशन ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं आपको बोलती हूँ कि न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की गई थी वो 1831 के अंदर की गई थी। किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक के द्वारा। जल्दबाजी में गलती तो नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे ना। अगर कर भी दो तो एक बात ध्यान रख लेना, अगर मैं हुक उठाऊं, हुक सुना है सबने, जिसमें फैन वगैरह टांगते हैं, उठाया और आपके हाथ पर फेंक के मारा, जैसे ही हाथ पे हुक पड़ेगा तो क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा। और ब्लड के अंदर सेल्स होती है। तो सेल किसने निकाली, हुक ने निकाली। बट जब तक मैं सेल को चीर पाड़ के अंदर तक पहुंचने की कोशिश करूंगी कि देख लूँ भाई न्यूक्लियस कहाँ छुपा हुआ है, जब तक मैं न्यूक्लियस तक पहुंचूंगी तब तक हमारा न्यूक्लियस थोड़ा सा ब्राउन पड़ चुका होगा। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने कर दी, ब्राउन ने कर दी। ठीक है, सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक एंड न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, अब इसका देखना है हमें फंक्शन, और फंक्शन देखने के लिए मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि फंक्शन क्या होगा। यहाँ पर मैंने निकाली सेल, जो अभी अभी आपके हुक से निकाल कर लेकर आई हूँ। ठीक, नोट करना बंद करो। इससे क्या निकल कर आया, जो ब्राउन पड़ चुका है, न्यूक्लियस। केंद्रक आया। इस न्यूक्लियस के अंदर आपके पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स का नाम सुना है, गुणसूत्र कहते हैं इसको। और जो गुणसूत्र होते हैं हमारे बॉडी के अंदर कितने पाए जाते हैं, 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स आपकी बॉडी के अंदर टोटल पाए जाते हैं, जिसमें से जो 22 पेयर यानी कि 44 होते हैं, ये होते हैं आपके ऑटोसोम। ऑटोसोम का मतलब है चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों में आपके एक समान से होते हैं। और एक पेयर जो होता है ये, यानी कि 2 क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ये होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम, जो आपके लिंग को निर्धारित करते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि आप मेल हो कि फीमेल हो। अगर ये क्रोमोसोम का पेयर XX होगा तो आप गर्ल हो, और अगर ये XY होगा तो बॉय है। ठीक है, ये 2 आपको ध्यान रखने हैं। क्रोमोसोम्स कहाँ पर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में। और ये क्रोमोसोम्स होते कितने हैं, 46 होते हैं 23 पेयर में, जिसमें से 44 होते हैं ऑटोसोम और 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अगर XX है तो गर्ल चाइल्ड है, XY है तो बॉय चाइल्ड है। क्लियर है यहाँ तक? जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं ये वही है जिसके अंदर आपका DNA पाया जाता है। क्रोमोसोम्स क्या है, जिसमें DNA है। और DNA क्या होता है, DNA का नाम कहाँ सुना, DNA टेस्ट में। सबसे ज़्यादा तो यही सुनते हो ना, DNA टेस्ट किस लिए कराया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि हम संतान किसकी है, या हमारे माँ बाप कौन है, जिसने हमें पाला क्या वही हमारे माँ बाप है या नहीं, यही पता लगाने के लिए तो होता है। तो जो DNA है उसमें ऐसी क्या चीज़ पाई जाती है कि उससे आपको ये पता चल जाए कि हाँ आप इसी की संतान हो।
इसके अंदर आपके होते हैं जीन। क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। और जो ये जीन होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये होती है आपकी हेरिडेटरी यूनिट। क्या होती है? हेरिडेटरी यूनिट होती है। ये होती है आपकी आनुवंशिक इकाई। आनुवंशिकी इकाई का मतलब होता है ये एक ऐसी यूनिट होती है जिसमें हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होती है। हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन मतलब आनुवंशिक लक्षण, ऐसे लक्षण जो आपके माता पिता से आपके अंदर आए, आपके अंदर से आपके बच्चों के अंदर जाएंगे, उनसे अगले बच्चों के अंदर जाएंगे। तो ये जो जीन्स होते हैं ना, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में डीएनए और डीएनए में जीन होते हैं। या इसी को एक वर्ड में बोलना चाहूँ कि न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। और जब न्यूक्लियस के पास जीन्स है तो उनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस का फंक्शन होता है जितने भी उसके अंदर जीन्स है जो उसको अगले जनरेशन में ट्रांसफर करने हैं उनको ट्रांसफर करवाए। और जब आपके माता पिता से आपके अंदर जीन्स आए ना अगर, तो क्या आप बन पाओगे? बिना जीन के तो कोई भी बॉडी नहीं बन पाएगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आपकी सेल का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है। ठीक है, डीएनए मटेरियल कंटेन करता है और अगली वाली जनरेशन में उस मटेरियल को ट्रांसफर करता है। समझ में आई मेरी बात? नोट कर लो। उनका अलग केस है, उसमें एक क्रोमोसोम्स आपका ज़्यादा हो जाता है, वो अलग केस होता है, डिपेंड करता है कौन से वाला है। जो भी आपके आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का, अग्रसर करने का जो काम होता है वो होता है हमारे किसका? न्यूक्लियस का। फंक्शन भी नोट कर लेना। हो गया नोट? समझ भी आ गया न्यूक्लियस के बारे में। डिस्कवर्ड किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 के अंदर। होता ये है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए और डीएनए में होते हैं आपके जीन। वो जीन्स होते हैं जो आपकी हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं और उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अग्रसर कराना, ट्रांसफ़र कराने का काम भी किसका हुआ? न्यूक्लियस का होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आणविक झिल्ली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में मैं अभी आपको बताया था। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं।
तो लिख लो मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, जो भी आपका न्यूक्लियस है इसी की मेम्ब्रेन क्या कहलाई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाई। अब एक बात आप बताओगे मुझे, ये तो होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम जनरलाइज बात करें, एनिमल्स की बात करें तो इसके बाहर की तरफ भी सेल वॉल आ जाएगी। सेंटर में ये होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर भी हमें पता चल गया कि कई सारी चीज़ें होती हैं, और हमें ये भी पता है साइटोप्लाज्म में भी कई सारी चीज़ें होती है। अब साइटोप्लाज्म की चीज़ें अंदर ना जा पाए और न्यूक्लियस की चीज़ें बाहर ना आ पाए, इन दोनों के लिए ही एक सेपरेशन का काम कर जाती है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आणविक झिल्ली। समझ में आई बात? नोट डाउन कर लो। इट इज सेपरेट, फंक्शन है इसका, इट इज सेपरेट द component of cytoplasm with the component of nucleus. It separate the component of cytoplasm with the component of nucleus. यह कोशिका द्रव्य के पदार्थों को, यह कोशिका द्रव्य के पदार्थों को केंद्रक के पदार्थों से अलग करता है। यह कोशिका द्रव्य के पदार्थों को केंद्रक के पदार्थों से अलग करता है। आगे समझ में इतना? अब आगे बढ़ जाए। मैंने आपको स्ट्रक्चर में सिर्फ 4 चीज़ें करवाई थी। सबसे पहले मैंने बोला आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर मैंने सेल वॉल कराई जो सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है, फिर मैंने आपको न्यूक्लियस कराया। अब लास्ट में क्या बचेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी करा दी, बचा क्या? साइटोप्लाज्म। अब हेडिंग डालो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को कहते हैं कोशिका द्रव्य। देखो, कोशिका द्रव्य की जब हम बात करेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आता होगा सेंटर का और बाहर वाले पार्ट के बीच का एरिया। ये वाला एरिया ही क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमें टोटल कितनी चीज़ें पढ़नी है? 7 चीज़ें पढ़नी है। मैं पहले नाम लिख देती हूँ एक एक का, आप मेरे को बताओ नोट करते हुए कितनों का नाम सुना है। गोल्जी एपरेटस सुना है? गोल्जी उपकरण कहते हैं या गोल्जी काय कह देते हैं। सेकंड आते हैं लाइसोसोम, इनका भी सुना होगा। थर्ड आ जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है राइबोसोम, एक होते हैं प्लास्टिड्स, और एक होता है वैक्यूल। आपके साइटोप्लाज्म के अंदर हमें 7 चीज़ों को स्टडी करना है। गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्लास्टिड और वैक्यूल्स। ठीक है, नाम सुना है इन सबका? कुछ का तो सुना होगा, चलो ठीक है। अब एक एक करके हम इनके फंक्शन जानेंगे। या हम बस यहाँ पर 2 चीज़ों को फोकस करेंगे। पहला तो इनका फंक्शन, और दूसरा अगर इनका कोई निकनेम है तो, जैसे आपने सुना होगा सुसाइडल बैग होता है, पावर हाउस होता है। अगर कोई निकनेम है तो निकनेम जान लेंगे, और नहीं तो हमें मतलब इनका जो ज़्यादा होता है वो फंक्शन से है।
क्वेश्चन अगर बनता है तो वो 90% चांसेस यही होते हैं कि आपसे पूछे ये फंक्शन किसका है, ये फंक्शन किसका है, तो आप फंक्शन ही रट लो तो आंसर लगा दोगे। सबसे पहले हेडिंग डालिए गोल्जी अपरेटस। गोल्जी उपकरण क्या करता होगा? ट्रैफिक पुलिस का नाम सुना है? तो ये ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। लिखो वर्क एज अ ट्रैफिक पुलिस। वर्क एज अ ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस का क्या काम होता है? ट्रैफिक को मैनेज करना। ट्रैफिक पुलिस का काम होता है कि इस गाड़ियों को रोक दे, अच्छा भाई तुम्हें जल्दी है आप चलो, फिर इनको रोक दे, फिर इनको जाने दे, ऐसे ही करता है ना। तो आपकी बॉडी के अंदर भी ट्रैफिक पुलिस का जो काम करेगा वो है गोल्जी अपरेटस। ये बोलेगा कि देखो मेरे को बॉडी के अंदर जाम लगा के नहीं रखना, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो अभी पैक होकर साइड में बैठ जाओ, जिनकी ज़रूरत है मैं उनको छोड़ कर आता हूँ। तो यही काम करता है आपका गोल्जी अपरेटस। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। आप अपने घर से चले, आपको प्यास लगी थी, आपने 2 बोतल पानी पिया और पी कर निकले, बोला अब क्लास जाऊँगा आराम से। जैसे ही यहाँ क्लास में पहुँचे तो इतनी देर में तो प्यास लगनी गई होगी, हो सकता है आपका घर 2-3 मिनट की दूरी पर ही हो। आप जैसे ही यहाँ पर पहुँचे तो आपको प्यास नहीं लगी थी, मैं गेट में खड़ी हो गई, बोले पानी पियो पहले 2 लीटर, तब अंदर जाओगे, पी लोगे? क्या बोलोगे? मैडम रिक्वायरमेंट नहीं है बॉडी को। अगर बॉडी को रिक्वायरमेंट होती तो प्यास लगती, प्यास मुझे लग नहीं रही, अभी अभी 2 बोतल पानी पी के आया हूँ, मैं 2 लीटर पानी कैसे पी लूँ? नहीं पी पाऊँगा। मैं बोलूँ पीना पड़ेगा, बोलोगे नहीं पी पाऊँगा, मुझे जाओ फिर वापस चले जाओगे। और अगर मैं यही बोल दूँ कि आपको ये पानी पीना है, नहीं तो गोली मार दूँगी, अभी के अभी जान से मार दूँगी, बताओ फिर? पीना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप पी नहीं सकते, बस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर काम चलाया जाएगा तो आप चलाओगे, नहीं पियोगे, बट फिर भी अगर आप पानी पी लोगे तो क्या होगा? बॉडी के अंदर जाएगा पानी, ये सेल्स तक पहुंचेगा। सेल्स में गोल्जी अपरेटस बोलेगा भाई भीड़ क्यों बढ़ा रहे हो खामा, जब आपकी ज़रूरत नहीं थी क्यों आए? पानी बोलेगा भाई आना नहीं चाहता था, मजबूरी थी, आना पड़ा। तो क्या बोलेगा? अच्छा एक काम कर, इधर आ जा, अभी ज़रूरत नहीं है ना शरीर में, यहाँ पर बैठ जा चुपचाप पैक होकर के, जब तक मैं दूसरी चीज़ों को पहुँचा कर आता हूँ, जब तेरी ज़रूरत जहाँ पर पड़ेगी तेरे को ले जाकर उस ऑर्गन तक छोड़ के आ जाऊँगा। ये जो पूरा काम किया ये किसने किया? गोल्जी अपरेटस ने। चीज़ों को पैक करके रखना और ज़रूरत पड़ने पर उसको उसकी जगह पर, उसके टारगेट पर डिस्पैच करके आ जाना ही काम होता है गोल्जी अपरेटस का। आई होप समझ में आ गया होगा। आ गया? लिखो फंक्शन। पैक एंड डिस्पैच ऑफ, पैक्ड एंड डिस्पैच्ड, पैक्ड एंड डिस्पैच्ड ऑफ वेरियस आइटम्स to various targets, packed and dispatched of various items to various targets। यह विभिन्न पदार्थों को पैक करता है, यह विभिन्न पदार्थों को पैक करता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है, और ज़रूरत पड़ने पर उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है। बात समझ में आ गई सभी को? फंक्शन समझ में आ गया? तो सेकंड हेडिंग डालो लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करती है? कहते क्या है? इसका निकनेम होता है सुसाइडल बैग। लिखो ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। लाइसोसोम के बारे में लिखेंगे ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। इन्हें आत्महत्या की थैली कहते हैं, इन्हें आत्महत्या की थैली कहते हैं। इन्हें आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है। अब बात आएगी क्यों? ऐसा इन्होंने क्या गुनाह कर दिया कि इनको सुसाइडल बैग बोल दिया? सुसाइड मतलब क्या होता है? खुद को ही मार लेना। तो ये भी कहीं ना कहीं खुद को ही मार लेती होगी, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग बोल दिया। ये खुद के साथ साथ पूरे सेल को ख़त्म कर देती है। जब आपकी कोई भी सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही होती है या सेल पुरानी हो जाती है, मैंने बताया ना प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नई सेल बनेगी, तो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगी ताकि उसके बदले एक नई सेल बन जाए। न्यू सेल बन जाएगी तो काम अच्छे से करेगी। इसका एक ही मोटिव है, काम करेंगे तो अपनी मालिक के साथ उच्चतम क्वालिटी का करेंगे और नहीं तो काम ही नहीं करेंगे, बलिदान दे देंगे अपना, सुसाइड कर लेंगे। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन समझने के लिए आप मेरे को एक बात बताओ,
अगर कोई इंसान मर जाए शमशान घाट तक कौन पहुंचा के आएगा? काफ़ी लोग जाएंगे, पर जाएंगे आदमी ही, है ना, इंसान ही जाएंगे। अब दूसरी बात, अगर आपने कभी नोटिस किया हो कोई चींटी मर जाए, उस चींटी को उठा करके कौन ले जाता हुआ दिखता है? बाकी चींटियाँ। लाइसोसोम मर जाएगी तो इसको भी कौन उठा के लेकर जाएगा शमशान घाट तक? दूसरी लाइसोसोम। और जब कोई चीज़ डेड हो जाती है, कोई चीज़ मर जाती है, तो वो तो किसी काम की नहीं, और जो किसी काम का नहीं वो वेस्ट। तो आपकी सेल के अंदर जितना भी वेस्ट बनता है उस सारे वेस्ट को निकालने का काम कौन करती है? लाइसोसोम करती है। समझ में आ पाया थोड़ा सा? साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी प्रोसेस के थ्रू वेस्ट बनता है उस पूरे वेस्ट को सेल से बाहर निकालने का काम होता है लाइसोसोम का। नोट डाउन कर लो फंक्शन। टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। कोशिका द्रव्य से, टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, कोशिका द्रव्य से अवशिष्ट पदार्थ को बाहर करना। कोशिका द्रव्य से अवशिष्ट पदार्थ को बाहर करना। जो भी वेस्ट क्या बनेगा? वेस्ट सेल के अंदर प्रोसेस तो होती है ना। अब उसके अंदर ब्लड जाएगा तो खाने के साथ जब ऑक्सीजन मिलाओगे एनर्जी भी बनती है, वेस्ट भी बनता है। कोई भी प्रोसेस कहीं पर भी करोगे तो थोड़ा बहुत तो वेस्ट बनता है ना। उस सारे वेस्ट को जो जो सेल में बनेगा उसको बाहर निकाल देगा ताकि मेरी सेल खराब ना हो। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया। हेडिंग डालो माइटोकॉन्ड्रिया। इन भाई साहब का नाम सुना है? क्या होता है ये? पावर हाउस। बहुत पावरफुल। कुछ नहीं, इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे कहते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। अब कोई तो रीजन होगा इसको पावर हाउस कहा, क्या इसके पास क्या होगी? बहुत सारी पावर होगी। और पावर कहाँ से आती है इसके पास? कहाँ से बनती है एटीपी? इसके पास पावर आती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस से। किससे आती है? ऑक्सीडेशन होता है इसके अंदर। इसके अंदर होता है ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण के बारे में आपने सुना है? ऑक्सीडेशन के बारे में सुना है? क्या होता है ऑक्सीडेशन? मतलब होता है जो आपने खाना खाया उस फूड के साथ में जब ऑक्सीजन मर्ज हो जाती है तो ये दोनों मिलकर के बनाते हैं एनर्जी। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्लस वेस्ट। ठीक है। तो जो ये प्रोसेस होती है इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। और आप साफ साफ देख रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी को प्रोड्यूस करना। और जहाँ पर किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है वहाँ पर तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा हुई ना। इसके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। एनर्जी का करेगा क्या? ये रखेगा संभाल के। बाकी जो सेल्स है उनसे वो काम क्या रहेगा? हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। इसी के थ्रू जो भी हमारी वेरियस एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, आप बैठे हो, मैं बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, चलते हैं, फिरते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, हर चीज़ में एनर्जी चाहिए। और हर चीज़ में एनर्जी किसके द्वारा मिलेगी? आप बोलते हो बॉडी देती है। बॉडी में भी कौन? सेल। और सेल में भी कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो भी आप वेरियस एक्टिविटीज़ करते हो उनके लिए जो एनर्जी आई कहाँ से आई? माइटोकॉन्ड्रिया से आई। क्लियर हुई बात? इतना नोट कर लो, मैं फंक्शन लिख देती हूँ। टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए, वेरियस एक्टिविटीज के लिए क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी, ऊर्जा।
हो गया नोट यहाँ तक? समझ भी आ गया यहाँ तक? हमने अभी तक साइटोप्लाज्म में 3 चीज़ें पढ़ी। हमने गोल्जी एपरेटस पढ़ा जिसका काम होता है पैक्ड और डिस्पैच करने का। हमने लाइसोसोम पढ़ा जिसका काम होता है वेस्ट को रिमूव करने का। हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा जिसका काम होता है वेरियस एक्टिविटीज़ को क्या करना, एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 4th नंबर पर हेडिंग डालो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ताकत तब आती है जब खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद नींद भी आती है फिर। जब आप खाना खाते हो तुरंत तो डाइजेस्ट नहीं होता ना खाना, खाने को डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है। अब आपने खाने में इतनी मेहनत कर ली कि आप थक गए तो सो जाओगे। डाइजेशन के लिए तो एनर्जी पहले से स्टोर होके रहती है, उनको पता है तब एनर्जी बनाएंगे तभी हमें मिलेगी। अंततः है प्रत्ययी जालिका। ठीक है, बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इसको हम शॉर्ट में ER बोलते हैं। ठीक, अब मैं अगर आपको बोलूं कि देखो ये मैंने बनाया क्या प्यारा सा सेल का डायग्राम। आपने कभी सेल का डायग्राम देखा हो तो आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिली होगी। जो ये स्ट्रक्चर होती है यही कहलाती है ER। तो यहाँ से एक बार एक क्वेश्चन बना था, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज नोन एज। जो भी आपकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब की आकृति की संरचना होती है, उनको क्या कहा जाता है? क्या बोलोगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलोगे। उनको कहते हैं अंतःही प्रत्ययी जालिका। कोशिका द्रव्य के अंदर ट्यूब के आकृति की संरचनाएं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य में ट्यूब की आकृति की संरचनाएं ही क्या कहलाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER कहलाती है। ठीक, दूसरी बात, अब जो लिखूं वो सिर्फ सुनना है, लिखना नहीं है। मैंने बोला जो ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का। किस चीज़ का काम होता है इसका? ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। और ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग कहते हैं परिवहन। परिवहन मतलब जब एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा कर आते हैं, यही होता है ट्रांसपोर्टेशन। दिमाग में आएगा ट्रांसपोर्टेशन तो करता है, पहले ये बताओ किसका? ट्रांसपोर्टेशन करता है ये प्रोटीन का, ट्रांसपोर्टेशन करता है ये फैट का, ट्रांसपोर्टेशन करता है ये लिपिड्स का। लिपिड्स आपके फैट की ही एक स्मॉल यूनिट है। तो फैट, लिपिड, प्रोटीन, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये खुद 2 टाइप का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ मतलब चिकना और रफ मतलब खुरदरा सा। अब उन तीनों में से देखकर बताओगे कि स्मूथ को कौन करता होगा? स्मूथ किसका करता होगा ट्रांसपोर्टेशन और रफ किसका करता होगा? रफ फैट का, रफ करता है प्रोटीन का, और जो स्मूथ है, जो चिकना चिकना सा पदार्थ दिखेगा, फैट का और लिपिड्स का। तो क्वेश्चन अगर बने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? टू ट्रांसपोर्ट फैट एंड लिपिड्स। पूछे कि रफ का क्या है? टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और अगर सिर्फ पूछे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या क्या है, तो टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, फैट एंड लिपिड्स। गोल्जी बॉडी स्टोर करता है, स्टोर करने के बाद जरूरत पड़े तो उसको भेज देता है, छोड़ आता है कि जाओ तुम वहां पर चले जाओ। अच्छा, वो खुद छोड़ने जाते हैं? इसको बोलते हैं ये छोड़ कर ये दे देगा किसी को भी, सेल में किसी पार्ट को दे देगा कि आप इसको, ये टारगेट है इसका, टारगेट तक पहुंचाओ, ये इसको ट्रांसफर कराएगा। हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ ER के पास में, जैसे आपके यहाँ पे हाँ रफ है तभी खुरदरा खुरदरा सा बन जाता है। और फिर ये भी है कि गोल्जी एपरेटस में उन वे चीज़ें स्टोर और डिस्पैच होती है जो आपको कम टाइम के लिए रिक्वायरमेंट हो जाए। यहाँ पर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन, फैट, लिपिड्स का ही है, ना तो यहाँ पर कहीं कार्बोहाइड्रेट का नाम मैंने लिया, ना ही मैंने यहाँ पर कहीं मिनरल्स का लिया, ना ही मैंने कहीं यहाँ पर एसिड का लिया। उन सबको गोल्जी एपरेटस देखता है। सिर के ऊपर से तो नहीं गया?
पूरा पूरा आया। जाएगा तो पूछ। सही बात है। हो गया नोट? नोट हो गया है तो लिखो राइबोसोम। राइबोसोम। आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पता है किसे कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ा तो आई, बेशर्मो कुछ तो बोल लो। पढ़ा है? जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उसी को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ऐसे आपने देखा हो स्ट्रक्चर में। तो जो ये ग्रेन्यूल्स होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोसोम उसको कहा जाता है। लिखो ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स लाइज outside the nuclear membrane. Granules lies outside the nuclear membrane is known as ribosome. Is known as ribosome. हिंदी के अंदर लिखो आणविक झिल्ली के बाहर बिखरे कण। आणविक झिल्ली के बाहर बिखरे कण क्या कहलाते हैं? राइबोसोम कहलाते हैं। समझ में आ गई ये बात? अब मेन आता है इनका फंक्शन, और फंक्शन में थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज होंगे। काम होता है इनका सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्या काम होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इनका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण करना। जैसे ही मैंने बोला कि ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, आप तुरंत बोलोगे नहीं मैडम प्रोटीन कैसे बना सकते हैं? प्रोटीन तो हम बाहर से खाते हैं, बॉडी में थोड़ा बनते हैं। यही बोलोगे ना। प्रोटीन के लिए तो बोलते हैं प्रोटीन रिच डाइट खाओ, ऐसे अलग से भी प्रोटीन खाते हैं। तो फिर जब बाहर से खाते हैं तो बॉडी के अंदर बनने का क्या मतलब रह गया? प्रोटीन आपके दोनों टाइप के होते हैं। वैसे एवरेज वैल्यू देखी जाए तो प्रोटीन 29 पाए जाते हैं, जिसमें से आपके 9 होते हैं इसेंशियल, 20 होते हैं नॉन इसेंशियल। तो जो आपके इसेंशियल है, जिसका आपकी बॉडी को पता है कि आप नहीं ले पाओगे, मैं ही इस चीज़ को देख लूँगा, इसके बिना मेरे शरीर का काम नहीं चलेगा, तो वो तो बॉडी के अंदर ही फॉर्मेशन हो जाते हैं। और जिनको लगता है कि ये बाहर से ले सकता है, इजीली अवेलेबल है इसके आसपास, इनको खा लेगा, देख लेगा, डाइट में ले लेगा, ये इनकी जिम्मेदारी है कि आपको नॉन इसेंशियल प्रोटीन कैसे बॉडी में पहुँचानी है। ठीक है? तो इसेंशियल प्रोटीन का तो सिंथेसिस हुआ ना बॉडी में, तो वो सिंथेसिस किसके द्वारा? आपके राइबोसोम्स के द्वारा। ठीक है, नोट डाउन कर लो। हाँ, इसेंशियल प्रोटीन जो बॉडी के अंदर बनते हैं वो इसेंशियल ही होते हैं। हुआ यहाँ तक? अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, प्रोटीन से रिलेटेड मैंने आपको अभी अभी 2 चीजें बताई, एक प्रोटीन का सिंथेसिस, एक प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन। दोनों में कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा प्रोटीन का? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करेगा? राइबोसोम। आई होप क्लियर होगा। अब लिखो प्लास्टिड। लिखो प्लास्टिड्स। लवक। जैसे जैसे मैं प्लास्टिड को समझा रही हूँ, समझाते टाइम कुछ भी नोट प्लीज मत करना, एक ही बार में इसको समझ लेना। मैंने बोला प्लास्टिड्स होते हैं 3 प्रकार के। कितने टाइप के बताए? 3 टाइप के। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, नाम शायद सुना हो। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, और एक होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट। हमारे प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है?
बात अगर हम करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, ध्यान से सुनना इसके बारे में, इसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है। इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, इसमें एक हरे रंग का वर्णक उपस्थित होता है और पिगमेंट मतलब होता है जो किसी चीज़ को कलर प्रोवाइड करते हैं। तो जब इसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट है, उस पिगमेंट का नाम क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल से आप कहीं ना कहीं परिचित होंगे कि क्लोरोफिल तो हरे रंग का होता है, जो आपके पेड़ पौधों को हरा रंग देता है, यही होता है ना। और ये क्लोरोफिल हेल्प किस चीज में करता है भाई? ये हेल्प करता है, मदद करता है फोटोसिंथेसिस में। किस में? फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है? फूड फॉर्मेशन होती है। इससे क्या बनता है? फूड बनता है। इससे बनता है आपका भोजन। तो आपके प्लांट्स में जो भोजन बनकर तैयार हुआ वो कहाँ पर बना? आप बोलोगे क्लोरोप्लास्ट में बना। जहाँ पर घर में खाना बनता है उस जगह को क्या नाम देते हो? किचन। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है किचन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको? किचन ऑफ द सेल कहते हैं। इसको कहते हैं कोशिका की पाकशाला। समझ में आ गई पूरी पूरी बात? क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल कहा। क्लोरोफिल हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है। जहाँ पर खाना बना उसी जगह को किचन कहते हैं, इसलिए सेल की किचन होती है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अब मैं अगर बोलूँ कि इसका फंक्शन क्या है, तो आप बोलोगे जब ग्रीन कलर है इसके पास तो क्या कर देगा? ग्रीन कलर प्रोवाइड कर देगा। इसका काम होता है टू प्रोवाइड ग्रीन कलर। क्या काम होता है? टू प्रोवाइड ग्रीन कलर। किसको देगा? पेड़ में। और पेड़ में ज़्यादातर चीज़ क्या होती है? ग्रीन पत्तियां होती है। अगर तना भी अर्ली स्टेज में ग्रीन है तो वो भी क्लोरोफिल की वजह से। बट जनरलाइज जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछेगा, पत्तियों को हरा रंग कौन देगा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोफिल देता है, बट क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का। ठीक है, तो मैं कह देती हूँ, इसको हिंदी में लिखने की तो जरूरत नहीं है ना। पत्तियों को हरा रंग देता है, ग्रीन कलर टू लीव्स। उसके बाद बात आती है ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूको जहाँ कहीं भी दिख जाए इसको समझ लेना ये है कलरलेस। ल्यूको मतलब होता है कलरलेस और प्लास्ट मतलब प्लास्टिड। तो एक ऐसा प्लास्टिड जो आपके प्लांट को कलरलेस कलर प्रदान करेगा या फिर आपके प्लांट के किसी भाग को वाइट कलर प्रदान करेगा, वही काम हो जाएगा आपका ल्यूकोप्लास्ट का। क्या काम आई इसका? टू प्रोवाइड कैसा कलर? या तो वाइट या फिर कलरलेस कलर। अब किस चीज को कलरलेस करेगा? टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के जो अलग अलग पार्ट है जहां पर आपका ट्रांसपेरेंट कलर होता है या जहां पर आपका व्हाइट कलर होता है, वो किसकी बदौलत आता है? ल्यूकोप्लास्ट की वजह से। जैसे कि अभी अभी बताया है सेलुलोज, बताया था ना व्हाइट कलर का होता है। जैसे कि स्टार्च कलरलेस होता है। जैसे कि आपके कुछ स्टेम रूट होती है या स्टेम सेल्स बोल लो, जो भी आपकी जो स्टार्टिंग की रूट होती है वो कलरलेस होती है, स्टेम रूट्स हो जाती है। तो जो आपकी स्टेम सेल है, सेलुलोज है, स्टार्च है, इन सब के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है। समझ में आ गया? ये भी बचा क्या? पेड़ पौधों में अलग अलग कलर, जो डिफरेंट कलर होते हैं वही बचे ना। जैसे कि आपके फ्रूट्स का और फ्लावर्स का। फ्रूट्स और फ्लावर्स तो बहुत सारे रंग के होते हैं, तो जो वो अलग अलग रंग प्रोवाइड किए जाते हैं वो किसके द्वारा? क्रोमोप्लास्ट के द्वारा। तो क्या लिखूं? टू प्रोवाइड कैसा कलर? डिफरेंट कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट। टू फ्लावर्स एंड फ्रूट, फल व फूल को विभिन्न विभिन्न रंग प्रदान करना। समझ में आई मेरी बात? दोबारा से सुन लो। मैम जैसे एक साइड डार्क ग्रीन रहती है और एक थोड़ा सा फेड कलर होता है, वो भी क्लोरोप्लास्ट से? वो तो आपका जो सनलाइट पड़ती है या फिर उसमें हर जगह तक उतना पहुंच नहीं पाती चीजें, उस वजह से होता है। मतलब नीचे की साइड कलर फेड रहता है, ऊपर तरफ जो डार्क होता है। और फिर लेमिना पर भी डिपेंड करता है ना उसका पत्ते का। कुछ के पत्ते होते हैं जो दोनों साइड बराबर रहती है, डिपेंड करता है उसका। ग्रीन कलर भी बहुत वैरायटीज। हाँ, अलग अलग वैरायटी में है। ये किस
तो ये जो क्लोरोफिल आप पढ़ते हो ये भी तो कई प्रकार का होता है। क्लोरोफिल सिर्फ एक नहीं होता, क्लोरोफिल खुद में कई प्रकार का होता है, तो वो अलग अलग चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आपने देखा प्लास्टिड हमारे 3 प्रकार का, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ने ग्रीन कलर दे दिया, ल्यूकोप्लास्ट ने ट्रांसपेरेंट व्हाइट दे दिया और क्रोमोप्लास्ट ने वेरियस कलर दे दिए। पर बेसिकली काम क्या कर रहा है प्लास्टिड? प्रोवाइड ये क्या कर रहा है? कलर ही कर रहा है, अलग अलग रंग ही दे रहा है। इंसानों में भी होता होगा, इंसानों में भी अलग अलग रंग देता है प्लास्टिड। आप ब्लू हो, आप येलो हो, आप ग्रीन हो, आप रेड हो। यहाँ पर जो आएगा कलर होता तो आपका स्किन कलर ही है, किसी का थोड़ा डार्क, किसी का थोड़ा लाइट, इतना फर्क पड़ जाता है। तो ये डार्क लाइट का फर्क पड़ता है, ये तो हार्मोन की वजह से पड़ता है। प्लास्टिड आपकी बॉडी के अंदर नहीं पाए जाते। यहीं से समझ लो फूड का फॉर्मेशन करता है। क्या फूड बनता है आपकी बॉडी में? नहीं बनता। तो जो प्लास्टिड होते हैं इसमें भी लिख लेना PPAA, प्रेजेंट इन प्लांट सेल और एब्सेंट इन एनिमल सेल। समझ में आ गया? छाप लो उसे। अदर पार्ट्स को भी देता है, बट मेनली लीफ का ही ग्रीन होता है ना, इसलिए लीफ लिख दिया मैंने। पेड़ में जो भी ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल की वजह से, जो भी वाइट और ट्रांसपेरेंट है वो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से, और जो भी कलर अलग अलग है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से। किसमें? स्टार्च और सेलुलोज प्लांट्स में पाया जाता है ना। जो सेलुलोज और स्टार्च और स्टेम सेल का जो कलर होता है ना, ये तो ट्रांसपेरेंट होता है या वाइट होता है, वो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होता है। मैं आपको यहाँ पर वो पार्ट दिखाए हैं जो इस कलर के होते हैं, उसमें तो लिख दे लीफ का, इसमें जो कलर हुआ वो किसकी वजह से? ल्यूकोप्लास्ट की वजह से, और जो फ्लावर फ्रूट्स में हुआ वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से। समझ आ गया? जल्दी टाइम निकल। जल्दी नहीं हुआ, आप लेट आए होंगे। चलो आज के लिए इतने ही रखेंगे, बाकी का नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे।